नमस्कार, वीआईपी न्यूज आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। स्वागत है आप सभी का 3 बजे की 3 बड़ी खबरों में। आज के दिन की पहली खबर, महंगाई की मार लेकिन सियासत बेशुमार। लगातार सियासत जारी है। कभी राज्य सरकार का कहना कि केंद्र सरकार इसके लिए जिम्मेदार है, कभी केंद्र की तरफ से यह कहना कि राज्य सरकार भी इसके लिए जिम्मेदार है। स्वास्थ्य विभाग की खस्ताहाल की तस्वीरें आज के दिन जमुई की हम आपको दिखाएंगे, जहां पर उप स्वास्थ्य केंद्र तो है लेकिन वहां पर लोगों को इलाज नहीं मिल पाता। जब आज के दिन वीआईपी न्यूज का कैमरा वहां पर पहुंचा तो यह दिखाई दिया कि वहां के दरवाजे तो आज तक खुले ही नहीं, तो फिर भला मरीज कैसे पहुंचेंगे और लोगों को दवाएं कैसे मिलेंगी। तीसरी खबर आज के दिन की जिसका हम जिक्र करेंगे, बैंक में दिन दहाड़े लूट। जैसे ही बैंक का ताला खुला वहां पर डकैत पहले से ही तैयार थे। 8 से 10 की संख्या में अपराधी वहां पर घुसते हैं और 1 करोड़ 19 लाख की लूट करके वहां से वो फरार हो जाते हैं। जांच अभी जारी है। इन 3 बड़ी खबरों पर हम डालेंगे नजर, लेकिन उसके पहले देखिए आज के दिन की बड़ी सुर्खियां। झारखंड में बढ़ती महंगाई को लेकर सोरेन सरकार पर लगातार हमलावर है वित्त मंत्री के बयान पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने भी किया पलटवार। बिहार के हाजीपुर में एचडीएफसी बैंक से 1 करोड़ 19 लाख की लूट। वारदात को अंजाम देकर हथियार लहराते हुए भागे बदमाश। मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस। जमुई में उजागर हुई उप स्वास्थ्य केंद्र की बदहाल तस्वीरें। सामने आई स्वास्थ्य विभाग के दावों की हकीकत। दबा तो दूर, कहीं खुलता भी नहीं अस्पताल का दरवाजा। रांची में जेपीएससी की महज 6 परीक्षा आयोजित। अधिकतर परीक्षाएं चढ़ी विवाद की भेंट। अभ्यर्थी कर रहे हैं जेपीएससी परीक्षा रद्द करने की मांग। तो चलिए शुरुआत करेंगे पहली खबर के साथ। महंगाई की मार लेकिन सत्ता बेशुमार। देश और राज्य में महंगाई को लेकर झारखंड सरकार के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव लगातार केंद्र में बीजेपी की सरकार पर सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। उनके दिए गए बयान पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने रामेश्वर उरांव पर पलटवार करते हुए उन्हें असफल वित्त मंत्री की संज्ञा दे डाली। उन्होंने उरांव के पास राज्य के रेवेन्यू और आंतरिक संसाधनों को बढ़ाने के मैकेनिज्म को घोर अभाव होने की बात कही है। उनको इस राज्य से रेवेन्यू कलेक्ट करने का और बढ़ाने का और उसको ठीक करने का उनके पास कोई मैकेनिज्म नहीं है। इसका मतलब है कि राज्य का वित्त मंत्री आंतरिक संसाधनों को बढ़ाने का उनके पास कोई मैकेनिज्म नहीं है। पूरी तरह से राज्य की व्यवस्था, फाइनेंशियल स्थिति एनार्किज्म की ओर जा रही है, अव्यवस्था की ओर जा रही है। और वित्त मंत्री को स्वयं झारखंड की जनता से माफी मांगना चाहिए कि मैं असफल वित्त मंत्री हूं। तो चलिए, जीएमएम की प्रवक्ता मनोज पांडे आज के दिन लाइव में है। मनोज जी, स्वागत है वीआईपी न्यूज में। धन्यवाद। मनोज जी, जो जिक्र किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि रेवेन्यू बढ़ाने के चक्कर में महंगाई के लिए जिम्मेदार राज्य सरकार है, महंगाई का आखिर असल में जिम्मेदार कौन है सर, जो आम जनता जिसकी मार इस समय झेल रही है? मनोज जी देखिए, इस तरह की थोथली बयानबाजी, उसके सिवा ये लोग कुछ नहीं जानते हैं। जहां तक महंगाई की बात है, आज पूरे देश में जब से ये सरकार, मोदी सरकार आई है, और तब से महंगाई का जो आंकड़ा बढ़ा है, झारखंड की बात आप छोड़ दें, झारखंड में वो दोषारोपण भले ही कर लें, लेकिन पूरे देश की आज जो स्थिति है, आज 100 से ऊपर पेट्रोल चला गया, डीजल भी 100 पहुंच जाएगा, सरसों तेल 200 रुपए हो गए। ये किसकी अक्षमता है? ये किसकी नाकामयाबी है? आपके जो देश के वित्त मंत्री हैं, क्या उनकी नाकामयाबी नहीं है? जहां तक राज्य की बात है, राज्य अपने जो भी आंतरिक संसाधन है उसका भरपूर उपयोग करते हुए, जबकि हमें केंद्र से कोई अपेक्षित मदद नहीं मिल रही है। हमारे जीएसटी का पैसा आज भी कितना बकाया है सभी लोग जानते हैं। राज्य सरकार बराबर केंद्र सरकार से अनुरोध करती है, डिमांड करती है। यहाँ के जो 12-14 सांसद हैं इनके भारतीय जनता पार्टी के, वो गूंगे बने हुए हैं, उनके पास मुंह में कोई बोलने के शब्द नहीं है। इनको चाहिए था कि इस राज्य के हित में जाकर केंद्र सरकार से बात कर यहाँ जो हमारा बकाया पैसा उसको दिलवाने का काम करते। तो ये जो दोतरफा नीति है, ये जो सौतेला व्यवहार है राज्य के साथ, ये ध्यान देना चाहिए प्रदेश अध्यक्ष को। इस तरह की थोथली बयानबाजी करके कहीं न कहीं झारखंड के साथ बहुत अन्याय किया जा रहा है।
गलत किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा। इस तरह की बयानबाजी से पहले उनको सोचना चाहिए कि वो क्या बोल रहे हैं। आज केंद्र सरकार हमें मदद नहीं देती है। टीके लगाने की बात आई, जब टीका फ्री लगाने का डिमांड गया केंद्र राज्य की तरफ से, तब जाके नींद खुली। 35,000 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान होने के बावजूद उस पैसे का आखिर केंद्र सरकार करती क्या, ये समझ से परे है। लेकिन जब चौतरफा विरोध हुआ, सभी राज्यों ने डिमांड किया, केंद्र जब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को लताड़ लगाई, तब जाकर आज वैक्सीनेशन फ्री मिलने का नौबत आया। यहाँ तो माननीय मनोज जी, आपको रोक रहा हूँ। बीजेपी प्रवक्ता सरोज जी भी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सरोज जी, स्वागत है वीआईपी न्यूज में। धन्यवाद। सरोज जी, जो महंगाई की मार आम जनता इस समय झेल रही है, कभी राज्य सरकार का कहना कि केंद्र की तरफ से ही महंगाई कम नहीं हो रही है, तो फिर भला हम कैसे करें? फिर आप लोगों का ये कह देना कि राज्य सरकार जो रेवेन्यू जनरेट कर रही है खुद के लिए, उस पर अगर रेट अगर कम किया जाए वहां से, तो तब आम जनता को राहत मिल सकती है। तो सर, बीजेपी शासित राज्यों में भी तो ऐसा हो सकता है। सरोज जी, देखिए, महंगाई जो महंगाई घटते बढ़ती रहती है, बात सही है। और देश में इतना बड़ा कोरोना का महामारी नहीं सरोज जी, ये कहिए महंगाई केवल सर बढ़ती रहती है, पिछले 1.5 सालों से केवल बढ़ी रही है सर। तो नहीं, महंगाई घटते बढ़ती रहती है, ठीक है, बढ़ रही है, परसेंटेज में शेयर बढ़ती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि 200 रुपए अगर कोई चीज का रेट हो गया तो फिर वही 200 रुपया से ऊपर ही रहता है। अगर 100 रुपये किसी चीज का दाम है और किसी कारण से 200 रुपये हो गया, तो घटते 100 रुपये आप पे आता है, ठीक है, 110 रुपये अगले पिछले साल था, अगले साल 110 हो जाएगा, लेकिन 200 नहीं होगा। कहने का मतलब कि जब बढ़ता घटता रहता है तो महंगाई घटते बढ़ती रहती है। लेकिन महंगाई को रोकने का जो है ना, केंद्र के साथ साथ राज्य सरकार की जिम्मेवारी है। राज्य सरकार ऐसे भाग नहीं सकती है अपनी जिम्मेवारी से कि कोई काम हो जाए तो राज्य सरकार जो है कह दे कि केंद्र पर वैक्सीन नहीं मिला तो केंद्र पर, महामारी फैल गया तो केंद्र पर, कंट्रोल नहीं इनसे हो रहा है तो केंद्र पर, महंगाई बढ़ गया तो केंद्र पर, तो सब कुछ केंद्र पर। तो आप क्यों बैठे हुए हैं? नहीं तो सरोज जी, मैं यही तो कह रहा हूं सर, आपने झारखंड की सरकार को तो बोला, जो आपके माइंड में सर पूरी प्लानिंग होगी कि राज्य सरकार कैसे इस महंगाई को कंट्रोल करे। सर, बीजेपी शासित राज्यों में आप उस प्लानिंग को क्यों नहीं बताते हैं सर? बढ़ने के 2 कारण होते हैं। महंगाई बढ़ने के 2 कारण होते हैं। एक तो महंगाई बढ़ने के कारण कि अगर वस्तु कम है और उसका डिमांड ज्यादा हो गया तो महंगाई बढ़ेगा। और दूसरा महंगाई बढ़ने का कारण होता है जमाखोरी। तो जमाखोरी अगर हो रहा है तो राज्य सरकार को देखना चाहिए, उसमें राज्य सरकार की भी जिम्मेवारी है, केंद्र की केवल जिम्मेवारी नहीं है। अगर जमाखोरी के कारण महंगाई बढ़ रहा है तो उसके लिए तो फिर राज्य सरकार को करना होगा। अब रह गया कि अब डिमांड ज्यादा है और वस्तु कम है, उसके कारण अगर बढ़ रहा है महंगाई, तब तो नेचुरल है कि जब वस्तु की ठीक है मनोज जी, उत्पादन बढ़ेगा तो ठीक है सरोज जी। मनोज जी, जवाब दीजिए। सरोज जी से पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में क्या रामेश्वर उरांव और हेमंत सोरेन जी हैं? वहां भी 100 रुपये से ऊपर पेट्रोल है, डीजल की दाम भी देख लीजिए, सरसों तेल भी देख लीजिए। तो जो महंगाई की मार पूरा देश झेल रहा है, इनके द्वारा शासित राज्यों में क्या सरसों तेल 80 रुपये मिल रहा है क्या? कौन उसके जिम्मेवार है? सिर्फ देखिए, केंद्र की सरकार है, अपने व्यापारिक मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए नीतियां बनाती है, और जितना जो तेल हो, डीजल हो, सरसों तेल हो, और आप सबसे पेट्रोलियम पदार्थों में जो बेतहाशा वृद्धि करके ये पैसे की उगाही कर रहे हैं, लाखों करोड़ रुपए पिछले 2 से 3 सालों में इन लोगों ने उगाही किया है। और वो पैसे आप देख लें, इनके व्यापारिक मित्र जो बैंक से एनपीए होकर पैसे लेकर चंपत हो जा रहे हैं, फरार हो जा रहे हैं, डिफॉल्टर हो जा रहे हैं। ज्यादा लोग भाजपा से जुड़े हुए लोग हैं, ज्यादा लोग गुजरात के लोग हैं, उस पर गौर करें ना। आप आम जनता से तो पैसे ले रहे हैं पेट्रोल डीजल के नाम पर उगाही करके। आज करीब 33 रुपए टैक्स का पैसा 1 लीटर पेट्रोल में केंद्र सरकार के पास जाता है। आप देखें, मुझे लगता है उससे भी ज्यादा होगा। सरकार 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रही है, 1 रुपए 2 रुपए कच्चे किलो चावल दे रही है, गेहूं दे रही है, पिछले 1 साल में मुफ्त में 80 करोड़ को अनाज दे रही है, मुफ्त में। सुनिए जरा भाषण सुन लीजिए ना, केवल आप महंगाई पर किसान लोगों को जो राहत केंद्र सरकार दे रही है वो ध्यान में नहीं
है क्या? किसानों के खाते में पैसे डाले जा रहे हैं, राहत मिल रहा है। किसानों के खाते में देखिए पैसे राहत डाले देना जा रहे चाहिए हैं सर, राहत पहुंचना भी चाहिए। लाखों किसान सड़कों पर है। ठीक है, चलाया जा रहा है। ये सब जो राहत कार्य जो चल रहे हैं लोगों के लिए, एमएसपी का दाम बढ़ रहे हैं, तो क्या केंद्र सरकार के पास कारू का खजाना है क्या, जो कह रहे हैं कि अपने व्यापारिक मित्रों के लिए कर रहे हैं? आज और ये मेरे व्यापारिक मित्र हैं, क्या देश सड़कों में पर अधिक क्यों हैं? जनता अगर आप एमएसपी का बढ़ा रहे हैं, किसान अगर खुश है तो सड़कों पर क्यों है? कि केंद्र दे, आज जो आने चाहता है, जो भगवान है, वो ठीक है मनोज जी सरोज जी, क्या कहा कि हम मनोज जी। पोस्ट ग्रेजुएट को पेंशन देंगे, महीने में भत्ता देंगे 7,000। सुनिए, क्या दे दिया? क्या सरोज जी, सरोज जी। देंगे? सारे बात पे तो यू टर्न मार दिए, एक वैक्सीन सरोज का जी। कहा, वो भी नहीं दिए। केंद्र सरकार तो इतनी योजना चला रही है, क्या अंबानी अडानी के लिए चला रही है क्या? सरोज जी, ये लोग ऐसे ही भाषण देते रहते ठीक है हैं। सरोज जी, आक्रोशित क्यों होना सर, ये तो सवाल है। सरोज जी, 14 के बाद सरोज जी, खजाना अगर केंद्र के पास नहीं है तो राज्य के ही पास नहीं है। सरकार बनी है वहाँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी, सरोज जी बातचीत के लिए वीआईपी न्यूज में। तो महंगाई की मार जिसका हमने जिक्र किया, तो आज के दिन लाइव में भी देखिए एक दूसरे पर ही ठिकरा इसका फोड़ा जा रहा है, और महंगाई इस कदर की आम जनता इससे त्रस्त। लेकिन अब आप देखिए उप स्वास्थ्य केंद्र की तस्वीरें। जमुई से सटे लगभग 5,000 की आबादी और आसपास के गांव के लोगों के स्वास्थ्य का दायित्व गरसंडा उप स्वास्थ्य केंद्र पर है। कोरोना महामारी की दूसरी लहर खत्म हो चुकी है अभी, लेकिन लहर दिखाई भी दे रही है। कई जगहों पर स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्थाओं को लेकर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्थाओं के दावों की हकीकत जानने के लिए वीआईपी न्यूज के संवाददाता प्रशांत किशोर ने जमुई के उप स्वास्थ्य केंद्र गरसंडा का दौरा किया, जहां पाया गया कि दवा तो दूर, कबीर हॉस्पिटल का दरवाजा तक नहीं खुला। देखिए ये हाल है उप स्वास्थ्य केंद्रों का। ये केवल जमुई केवल बानगी भर है। तो चलिए संवाददाता प्रशांत किशोर लाइव जुड़ गए हैं। प्रशांत, हालात कैसे उस स्वास्थ्य केंद्रों के जहां की तस्वीर आपने दिखाई आज के दिन वीआईपी न्यूज के कैमरे में कैद की कि अस्पताल के दरवाजे तक नहीं खुले हैं, जो स्वास्थ्य केंद्र वहां पर हैं, कब तक खोले जाएंगे? क्योंकि बार बार यही कहना है मौजूदा सत्ता में जो आसीन पार्टी है कि इस समय हालात बेहतर किए जा रहे हैं, जहां पर भी ऐसी तस्वीरें उनको दुरुस्त किया जा रहा है। प्रशांत जी मैं बता दूं कि जमुई जिला जो 19 लाख की आबादी का एक जमुई जिला है, यहाँ पर स्वास्थ्य व्यवस्था के नाम पर इस तरह का ढोंग किया जा रहा है कि सिर्फ जो है इंफ्रास्ट्रक्चर आपको मिल जाएंगे, भवन मिल जाएंगे, लेकिन वहां पर सुविधाओं का अगर बात किया जाए तो वो बिल्कुल ही नगण्य साबित हो रहा है। जमुई जिले का ये मैं सिर्फ आपको नमूना दिखा रहा हूं, जो गरसंडा स्थित स्वास्थ्य उप केंद्र है, ये सिर्फ मैं नमूना दिखा रहा हूं। अगर मैं सभी जमुई जिले के सभी स्वास्थ्य उप केंद्र का मैं अगर बारी बारी से रिपोर्ट दिखाना शुरू करूं तो मैं बता दूं कि कोई भी ऐसा स्वास्थ्य उप केंद्र नहीं है जो खुले हुए हैं। वहां सिर्फ नाम के जो है उप केंद्र है, व्यवस्था का के नाम पर वहां पर कुछ भी इलाज या कुछ भी सुविधा जो है नहीं मुहैया कराई जा रही है। व्यवस्थाओं का आलम इस कदर है कि कहीं पे आपको स्वास्थ्य उप केंद्र में जो है आपको जो है पशु बांधे हुए मिलते हैं, तो कहीं पे जो है चारागाह बना हुआ है, तो कहीं पे जो है आपको पेड़ पौधे उगे हुए हैं। मतलब इस तरह की दुर्गति बनी हुई है कि कुछ कहा नहीं जा सकता कि स्वास्थ्य महकमा भले ही अपना उताल ठोकते हो और कहते हो कि हम ये व्यवस्था दे रहे हैं। बिल्कुल जी प्रशांत, लौट कर आऊंगा। बृजकिशोर सिंह जेडीयू के प्रवक्ता फोन लाइन पर। बृजकिशोर जी स्वागत है वीआईपी न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बृजकिशोर जी, कब तक हालात सही होंगे? जहां पर उस स्वास्थ्य केंद्र है वहां की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं सर, आज तक दरवाजे भी नहीं खुले सर। सर हमारी सरकार जो है वो अपने पूरे शक्ति के साथ स्वास्थ्य विभाग में लगी हुई है, और अब देखिएगा कि बिहार सरकार हर एक कदम पर स्वास्थ्य विभाग में बड़ी निगरानी से काम कर रही है, चाहे वो इस महामारी आपदा में हो या
जो भी आपके चैनल के थ्रू हम लोगों को मिल रहा है उस पर हम पूरी निगरानी के साथ काम कर रहे हैं। नहीं सर, देखिए ये तो बृजकिशोर जी रटी रटाई लाइनें हो गई, हर रोज यही जवाब आता है मेरे पास। लेकिन लगभग हमने 50 ऐसे उप स्वास्थ्य केंद्रों की तस्वीर दिखा दी। हम सवाल करने के बाद फिर से वहां पर पहुंचते हैं कि क्या संज्ञान में लिया गया मामले को, क्या उचित वहां पर एक्शन लिया जाएगा, क्या वहां पर नियुक्ति की जाएगी डॉक्टर्स की, लेकिन ऐसा कहीं पर भी अभी तक सामने नहीं आया। सर तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि हम संज्ञान में लेते हैं जो आप खबरों को दिखाते हैं? सर हमारे स्वास्थ्य मंत्री ने पहले ही बता दिया है और हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बता दिया है कि बहुत ही जल्द हम लोग लगभग 3 से 3.5 हजार डॉक्टरों की बहाली करेंगे। जहां उप स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर नहीं होंगे वहां डॉक्टर उपलब्ध होंगे और स्वास्थ्य जो व्यवस्थाएं हैं वो पहले से और बेहतर होगी। तो सर कितना इंतजार अभी और करना पड़ेगा बृजकिशोर जी? सर ये प्रक्रिया है और प्रक्रिया में थोड़ा सा तो टाइम लगता है। ये तो है नहीं कि आज छड़ी घुमाया और जादू की छड़ी है आज घुमाया और अभी तुरंत हो गया। एक प्रक्रिया है बहाली की डॉक्टरों की और वो प्रक्रिया बहुत ही जल्द पूरी होगी। बिहार में स्वास्थ्य विभाग जो है वो बहुत ही जल्द और बेहतर होगा। चलिए शुक्रिया बृजकिशोर जी बातचीत के लिए। ये मैं जानना चाहूंगा आपसे प्रशांत, जब आप वहां पर पहुंचे तो गांव के लोगों का क्या कहना था, उनको किस कदर परेशानियां होती हैं, कितनी दूरी उन लोगों को तय करनी पड़ती है अस्पतालों में जाने के लिए, और कोरोना काल के इस दौर में उन्होंने कैसी तस्वीरों का सामना किया, क्या लगा उन्हें कि क्या अभाव है अभी भी गांव में? प्रशांत, जिस प्रकार की व्यवस्थाएं स्वास्थ्य विभाग की ओर से जम्मू जिले या सूबे बिहार में मुहैया कराई जा रही है उससे स्वास्थ्य महकमे पर आम जनता का कोई विशेष भरोसा या विश्वास नहीं है। अगर उतना ही भरोसा और विश्वास उन आम लोगों को स्वास्थ्य विभाग के ऊपर होता तो प्राइवेट अस्पताल में नहीं जाते सभी मरीज। वो इन हाल पर हैं कि वो लाचारी में प्राइवेट अस्पताल में जा रहे हैं। ग्रामीणों की मैं बात बता दूं तो ग्रामीण दबी जुबान में बता रहे हैं कि वो नशेड़ियों और शराबियों का ऐसे अस्पताल, बंद पड़े अस्पताल, बेकार पड़े अस्पताल शराबियों और नशेड़ियों का अड्डा बनकर रह गया है। वहां पर ताड़ी बिकता है, वहां पर शराब बिकता है। ग्रामीण भी ये बताते हैं कि यहाँ पर भले ही आपको दवाइयां न मिले लेकिन शराब मिल जाएंगे, नशा करने वाले व्यक्ति मिल जाएंगे, नशा करवाने वाले व्यक्ति मिल जाएंगे ऐसे अस्पताल में। तो ऐसे अस्पताल वो जो अभी बता रहे थे माननीय जो भी थे सरकार के नुमाइंदे, मैं उनको बता देना चाहता हूं कि सरकार जो है नीतीश जी की सरकार वो 15 साल से है। ये आज की व्यवस्था नहीं है कि आज तुरंत ये व्यवस्था का आलम हो गया। ऐसे कई अस्पताल जम्मू जिला में मैं दिखाने का प्रयास करूंगा, आने वाले और भी समय में मैं दिखाऊंगा चैनल VIP न्यूज के माध्यम से कि किस तरह से अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र, अतिरिक्त उप स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, हर जगह का आलम इसी तरह है। कहीं पर भी आपको डॉक्टर नहीं मिलेंगे, ANM नहीं मिलेंगे। स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल जो है बहुत ही चरमराया हुआ है और सिर्फ दावे जो किए जा रहे हैं वो खोखले दावे साबित हो रहे हैं। ये दावे में कोई दावा नहीं है। बिल्कुल प्रशांत, तस्वीरों को दिखाइए तभी हम सरकार को जगाने का काम करेंगे कि वाकई में धरातल पर हकीकत क्या है। शुक्रिया प्रशांत पूरी जानकारी के लिए। तो जमुई का हाल तो आपने देखा, अभी भी कई ऐसे जिलों में उप स्वास्थ्य केंद्र हैं जहां पर आलम यही है, शराबियों का अड्डा, नशेड़ियों का अड्डा वो बन चुका है। और आज के दिन बिहार की वैशाली में बड़ी वारदात हुई। हाजीपुर के जड़वा में HDFC बैंक की शाखा से आज सुबह 1 करोड़ 19 लाख रुपए की लूट हो गई। बाइक सवार 8 बदमाशों ने, अपराधियों ने 4 मिनट के अंदर इस वारदात को अंजाम दे दिया। लूट के बाद बदमाश हथियार लहराते हुए बोरे में पैसा भरे और वहां से चलते बने। सूचना मिलने पर हाजीपुर सदर के SDPO राघव दयाल समेत कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और जानकारी मिलने के बाद अब वो छानबीन में जुटे हैं। बड़ी संख्या में पुलिस बल भी घटनास्थल पर दिखाई दी और आसपास के लगे CCTV कैमरे की फुटेज अब खंगाली जा रही है और घटना के बाद पूरे इलाके में अब सनसनी फैल गई। एग्जीक्यूटिव एडिटर प्रशांत झा जी फोन लाइन पर। प्रशांत जी, अगर देखा जाए केवल इस साल की हम बात करें, लगभग 8 से 10 ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जहां पर बैंक के अंदर दिन दहाड़े लूट और डकैती की तस्वीरें सामने आई। ये घोर लापरवाही है। मतलब कि एक घटना होती है उसके बाद क्या प्रशासन आराम फरमाने लगता है या उन्हें अंदाजा नहीं होता कि अभी भी वो मुस्तैद हैं अपराधी? प्रशांत जी।
बिल्कुल सागर, आप सही कह रहे हैं कि पिछले लॉकडाउन जब से लगा है बिहार में, उस दौरान भी जिस तरह से बैंक की लूट हुई है, जो सीएसपी के अंदर लूट हुई है, सीएसपी संचालकों के साथ लूट हुई है, और यह लूट जो है एचडीएफसी बैंक की, यह तो बिहार के अब तक की सबसे बड़ी लूट है। क्योंकि अब तक की सबसे बड़ी लूट मानी जाती थी कि आज से 10 साल पहले जब पटना के बहादुरपुर इलाके में 55 लाख रुपए लूट लिए गए थे, लेकिन ये इस लूट में 1,19,00,000 रुपए एचडीएफसी बैंक से लूट लेते हैं। वो भी सिर्फ 5 अपराधी बाइक से आते हैं और गन पॉइंट पर पूरे बैंक कर्मियों को अपने हिरासत में लेते हैं और उसके बाद लूट को अंजाम देके फरार हो जाते हैं। इससे साफ तौर पर यह जाहिर हो सकता है कि बिहार में कानून व्यवस्था के नाम पर जो ढकोसले चल रहे हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद है, और इस तरह की चीजें साफ जाहिर करती हैं कि बिहार में पुलिस कितने अकर्मण्य है। क्योंकि जिस तरह से घटनाएं होती हैं, और जहां पर ये घटना हुई है, ये पटना से महज 16-17 किलोमीटर की दूरी है इस इलाके की, और वहां पर इतने बड़ी लूट को अंजाम दिया जाता है, तो आप इसी से सागर अंदाजा कर लीजिए कि बिहार में कानून व्यवस्था की दुहाई देने वाली सरकार की क्या हालत है और पुलिस की क्या स्थिति है अभी तक। सागर, लेकिन प्रशांत जी, नाकामी हम किसकी माने? क्या पूरी गलती यहाँ पर प्रशासन की है या फिर कुछ और भी यहाँ पर हम कह सकते हैं? देखिए, बिहार पुलिस ने बहुत पहले ही एक आदेश निकाला था, जिस आदेश में ये कहा गया था कि बैंक के खुलने के समय और बैंक के बंदी के समय, इसके साथ बीच में अगर कोई बड़ी रकम निकालने के लिए कोई आता है या बड़ी रकम बैंक में आता है, उस दौरान पुलिस की गश्त होनी चाहिए। लेकिन आप ये जान के हैरान हो जाएंगे कि यह सिर्फ आदेश में ही रह गया और कहीं भी ये इसको अमली जामा नहीं पहनाया जा सका। आप किसी भी बैंक में चले जाइए, वहां पुलिस वाले कोई भी सुरक्षा में नहीं रहते हैं। यानी जो बैंक के निजी सुरक्षा कर्मी हैं, उनके हाथ में पूरे बैंक की सुरक्षा रहती है, और खास करके एचडीएफसी बैंक जो कि निजी क्षेत्र के बहुत बड़ा बैंक है ये, और इस बैंक में काफी कैश होता है क्योंकि उस पूरे इलाके में सबसे बड़ा बैंक ये माना जा रहा है, और उसमें भी कोई सुरक्षा अगर पुलिस वाले के पेट्रोलिंग वहां नहीं होती है और पुलिस वाले कहीं सड़क पे नहीं होते हैं और इतनी बड़ी लूट की घटना को अंजाम देके अपराधी फरार हो जाते हैं और बाद में पुलिस वाले पहुंचते हैं और सीसीटीवी खंगालने लगते हैं। आपको एक बात और बताते हैं कि इस बीच में एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है कि अपराधी सबसे पहले अपने गाड़ी का नंबर भी बदलते हैं, अपने पहनावे को बदलते हैं, और मास्क की वजह से सारे अपराधियों का चेहरा छुपा हुआ होता है। और ऐसे में सीसीटीवी से पुलिस कितना कुछ हासिल कर पाएगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस घटना ने पुलिस के कार्यशैली पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है सागर। लेकिन प्रशांत जी, जो आपने जिक्र किया पुलिस के पेट्रोलिंग की, मुझे लगता है कि जब आप एटीएम पर आप जाते होंगे रात में कभी, तो वहां पर भी आलम यही रहता है, कोई गार्ड, कोई बुजुर्ग है या फिर कोई युवा है वही बैठा रहता है, आसपास कोई पुलिसकर्मी नहीं रहते, इसीलिए उनके हौसले और बुलंद रहते हैं और एटीएम में भी चोरी इसलिए बड़े धड़ल्ले से वो करके निकलते बनते हैं। सागर, सिर्फ एटीएम में चोरी ही नहीं होती है, अब तो पूरे एटीएम को ही काट के ले जाते हैं। आपको याद होगा पिछले दिनों जब वीआईपी ने दिखाया था कि दरभंगा में कैसे शातिर चोरों ने एटीएम को सिर्फ काटा ही नहीं, बाइक से घसीट के लेके चले गए थे। ये बिहार है, और इस बिहार में पुलिस लगातार ये दावे करती रही है कि वो अपराधियों पर नकेल कस रही है, अपराधियों के खिलाफ जो है उसकी कार्रवाई जारी है। लेकिन इस घटना से तो ये साफ तौर पर आप कह सकते हैं, और आपने जिसकी चर्चा भी की कि एटीएम तो छोड़ दीजिए, बैंकों की सुरक्षा नहीं हो पाती है यहाँ। आप अगर कैश लेके बैंक से निकल रहे हैं तब भी आपके ऊपर खतरा होता है कि आपके पैसे कैश ले जा सुरक्षा नहीं दे पाती है। अगर पुलिस वालों के पास कोई चला जाए और कहे कि उसको 5 लाख रुपए निकालने हैं और उसको सुरक्षा दी जाए, तो पुलिस वाले इतनी देर उसको बिठा लेंगे कि तब तक उसका बैंक का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। ये बिहार की हालत है। बिल्कुल, शुक्रिया प्रशांत जी पूरी जानकारी के लिए। शक्ति यादव आरजेडी के प्रवक्ता फोन लाइन पर। शक्ति जी, स्वागत है वीआईपी न्यूज में। शक्ति जी, लगातार देखिए लूटपाट की घटनाओं में वृद्धि। आज के दिन एचडीएफसी बैंक से 1 करोड़ से अधिक की लूट हो गई। लूट क्या लगातार इस तरह की घटनाएं जो अब सामने आती हैं बड़ी बड़ी, तो एक तरह से इसे डकैती कहा जाएगा, जिसका आलम अभी भी जारी है। 15 साल पहले भी यही आलम था, जो बार बार दावा करती सरकार, आज भी वही हाल है। शक्ति जी, देखिए ये बिहार की नीति बन गई है, कोई आश्चर्य नहीं होनी चाहिए। और हाजीपुर क्राइमपुर में तब्दील है।
हीरे व्यापारियों का किस तरह से सोने लूटे, जी क्या हुई हत्या अगर बिहार में सबसे अधिक हुआ है, इलाहाबाद अगर निकालेंगे तो उसमें हाजीपुर जो है 1 नंबर पर है, इसलिए उसका नाम क्राइमपुर भी दिया हम लोगों ने। और एक तौर पर कहा कि कोई सुरक्षित नहीं है, लाख दावा कर ले सरकार लेकिन महफूज कौन है? सांसद का भाई राजनीतिक कार्यकर्ता हो या फिर गरीब हो या आम और आवाम हो, यहाँ कोई सुरक्षित नहीं है, न मंदिर न मस्जिद न गुरुद्वारे, कोई सुरक्षित नहीं है। और ये सरकार का जब इकबाल गिरता है तो तंत्र जो है अनियंत्रित होता है। तो इन दिनों बिहार में जो पुलिस है वो पुलिसिंग मर चुकी है। तो सिर्फ कुट्टी निवारी गिट्टी बालू और शराब से पैसे वसूलने में टोटल समय व्यतीत होता है पुलिस का। और यही कारण है कि जब इन्वेस्टिगेशन हो तब ना, जब वहां पर लैंड ऑर्डर पर कोई बात हो तब तो। बिल्कुल शक्ति जी, पहले वाली तस्वीरें अभी भी बरकरार हैं। प्रशासन को इस तरह की घटनाओं पर लगाम लगाना होगा, कुछ बेहतर प्लानिंग बनानी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए वीआईपी न्यूज में। तो दिन दहाड़ी बैंक में डकैती और लूट की तस्वीरें अब आम हो चली हैं बिहार में। लगभग केवल इसी साल के आंकड़ों को उठाकर देखा जाए तो 7 से 8 घटनाएं बड़ी सामने आ चुकी हैं, लेकिन प्रशासन फिर भी उन अपराधियों के आगे नतमस्तक। फिलहाल इतना ही। देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।